हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जी वैरिकोसील की साइन और सिम्टम्स के ऊपर। साइन और सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर सिम्टम होती है इसमें जिसको माइल्ड वैरिकोसील जो कि पेशेंट को खुद सिम्टम महसूस नहीं होती हैं, वैसे उसको इग्नोर करता रहता है पेशेंट। जब आपको डल पेन टेस्टिकल्स के अंदर फील हो, जब आपको हीट फील हो, ठीक है, और आपको अब अनइजी महसूस करें, बेचैनी महसूस हो, उलझन महसूस हो, टेस्टिस में आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो, हल्की हल्की गर्माइश महसूस हो, आपको ये लगे कि आपके टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो गया है, या आपको ये लगे कि आपकी टेस्टिस के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ स्वेलिंग है, सूजन है, ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो होती हैं बड़ी आम सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स बताते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये वेरिकोसील है। अब वेरिकोसील क्या चीज़ होती है? देखिए, टेस्टिस जो है ये जिस्म से बाहर एक पाउच के अंदर स्क्रोटम के अंदर पड़े हुए दो जो गोलियां होती हैं। अब यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन भी होती है और स्पर्म्स की स्टोरेज ही इसी के ऊपर होती है, टेस्टिस की ऊपर, टेस्टिकल्स के ऊपर ही। अब प्रोडक्शन के लिए भी एक टेम्परेचर, खास टेम्परेचर चाहिए, और उसको स्टोर रखने के लिए, स्पर्म्स को स्टोर रखने के लिए भी एक खास मखसूस टेम्परेचर चाहिए। स्पर्म्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, इनको हीट मुतासर करती है, बहुत ज़्यादा हीट इनको मुतासर करती है, इसलिए गॉड ने इनको बॉडी से बाहर रखा है ताकि ये ठंडे रहें और स्पर्म की जो प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट है, वो वेल मेंटेन रहे। किसी भी वजह से जब ये टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है ना, तो फिर स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की स्टोरेज, ओवरऑल स्पर्म की जो प्रोफाइल होती है, वॉल्यूम से लेके काउंट, मोटेलिटी, ठीक है ना, और मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें इफेक्ट होना लग जाती हैं, और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह वेरिकोसील होती है। अब जो माइल्ड वेरिकोसील होती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको माइल्ड वेरिकोसील है। उसकी शादी हुई और वो डॉक्टर के पास गया तो पता चला, अल्ट्रासाउंड करवाया, सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया, तब पता चला कि माइल्ड वेरिकोसील है, ये ग्रेड 1 वेरिकोसील है, या ग्रेड 2 वेरिकोसील है, या ग्रेड 4 वेरिकोसील है। पहले पेशेंट को सिर्फ इतना पता होता है, डॉक्टर साहब पहले मुझे थोड़ा सा टेस्टिस में हल्का हल्का दर्द होता था, कभी ठीक हो जाता था, और डल सा पेन होता था, और अब तो मुझे टेस्टिस में दर्द ही महसूस होता है, और आज मुझे लगता है कि मेरी एक गोली जो है, एक टेस्टिकल जो है वो लेफ़्ट साइड वाला छोटा हो गया। ये भी पेशेंट्स कहते हैं, ये ग्रेड 4 वेरिकोसील की साइन है ये। और ग्रेड 3 में आप पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे हल्की की इसमें हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, टेस्टिस में उलझन, डल पेन महसूस होता है। ये ग्रेड 3 की जो है ना सिम्टम्स है। ग्रेड 1 में माइल्ड वेरिकोसील में पेशेंट को ऐसा सच कोई सिम्टम महसूस नहीं होती, कभी कभी उसको पेन हो जाता है, कभी रुक जाता है, तो उसको वो नोटिस नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब उसकी शादी होती है और जब उसकी स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म मोटेलिटी कम होती है, कंसीव नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं जाओ पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। अल्ट्रासाउंड आता है, उसमें पता लगता है जी कि ग्रेड 1 वेरिकोसील है, माइल्ड वेरिकोसील है, इसके साथ एस्थेनोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, ठीक है जी, मॉर्फोलॉजी इफेक्टेड है। तो सम टाइम सिर्फ काउंट इफेक्टेड होता है, ओलिगोस्पर्मिया है, सम टाइम काउंट भी इफेक्टेड होता है और मोर्टेलिटी भी इफेक्टेड होती है, यानी ओलिगोस्पर्मिया भी है और एस्थेनोस्पर्मिया भी है। उसके बाद सम टाइम तीनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं, काउंट, मोर्टेलिटी और मॉर्फोलॉजी, ट्रैक्टोजोस्पर्मिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इसकी जब आप इसके टाइमली डायग्नोसिस करते हैं तो फिर आप इसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो फिर आपकी डायरेक्शन जो होती है ट्रीटमेंट की, वो ठीक नहीं होती है, आप हवा में तीर चला रहे होते हैं। तो ना मैं किसी ट्रीटमेंट की
अगेंस्ट नहीं हूँ, ना एलोपैथी के अगेंस्ट हूँ, ना सर्जरी के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, हम कहते हैं भाई कि आप पहले उसकी तशखीस करें, तशखीस के बाद आपके पास जो आपका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, आप हकीम हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप होम्योपैथ हैं, आप पहले उसकी डायरेक्शन ठीक करें, उसको डायग्नोज करें। डायग्नोज करने के बाद फिर आप एलोपैथिक स्पेशलिस्ट की भी हेल्प, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं, सर्जन की ओपिनियन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर आप एक मुश्तरका लाएमल अपना के, क्योंकि आपका पेशेंट है, आपने अगर स्पेशलिस्ट को भेजा है थर्ड ओपिनियन के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, या सर्जन को भेजा है, तो सर्जन भी देखते हैं, स्पेशलिस्ट भी देखते हैं भाई अब इसकी सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, कब सर्जरी करवानी है। मेरा कल का व्लॉग था कि आपने कब सर्जरी करवानी है, उसमें मैंने बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि कब आपने सर्जरी करवानी है। अब मैं यहाँ पे भी दोहरा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, अगर कोई देख रहा है कि सर्जरी आपने कब करवानी है। हमें बहुत ज़्यादा ये सवाल आते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी कराऊँ या ट्रीटमेंट कराऊँ, सर्जरी कराऊँ या ट्रीटमेंट कराऊँ। नंबर 1, अगर आपका स्पर्म काउंट ठीक है, आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी ठीक है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी आपकी ठीक है और वेरिकोसील है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, आप शादी करें, जल्द अज जल्द शादी करें, आप इंशाल्लाह कंसीव करें। अगर आपकी वेरिकोसील के साथ आपका स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है, आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी भी कम हो रही है, आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी कम हो रही है, इफेक्ट हो रही है आपकी पूरी प्रोफाइल जो है, तो फिर आपने फौरी सर्जरी करवानी है। और सर्जरी के बाद फिर आपने ट्रीटमेंट करवानी है। सर्जरी के बाद आपके काउंट को दोबारा बेहतर होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। इसमें सर्जरी के बाद हम कहते हैं कि होम्योपैथी सर्जरी से पहले भी आपकी हेल्प करती है, सर्जरी के बाद भी आपकी हेल्प करती है। क्योंकि जब आप सर्जरी करवाते हैं तो उसके के बाद, उससे पहले कई कॉम्प्लिकेशन होती है। आपका काउंट नीचे गया होता है, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे गया हुआ है, आपके टेस्टिकल्स का साइज नीचे है, छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब लोग जाके ग्रेड 4 वेरिकोसील में सर्जरी करवाते हैं जब उनका टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जब उनका टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो गया, ठीक है, सारी प्रोफाइल खराब होगी, फिर आप सर्जरी करवाएंगे तो रिकवरी के चांसेस बहुत स्लो होते हैं, कम होते हैं। मैं फिजिशियंस को भी, डॉक्टर्स को भी कहता हूं कि आप देखें कि अगर पेशेंट की प्रोफाइल, सीमेन प्रोफाइल जो इफेक्ट हो रही है, स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट हो रही है, स्पर्म काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी इफेक्ट हो रही है, तो फिर जरूरी है कि आप उसको कहें कि आप पहले सर्जरी कराओ, सर्जरी करवाने के बाद फिर मेरे पास आओ ताकि आपकी ट्रीटमेंट की जा सके। वेरिकोसील से उसका ब्लड फ्लो ठीक होगा, जो डायलेटेड वेन्स हैं वो अपने साइज में आएंगे, ठीक है जी, और टेस्टिकल का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट परफेक्ट होगा। उसके बाद आप साथ जो है ट्रीटमेंट लें, मल्टीविटामिन्स लें, ठीक है जी, होम्योपैथी लें, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। आपकी काज वहाँ पे मौजूद है, आप मल्टीविटामिन खाएं, सुप्लीमेंट खाएं, कुछ भी करें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, वो काज वहाँ पे मौजूद है जो इफेक्ट कर रही है आपकी मॉर्फोलॉजी को, मोर्टेलिटी को, आपके काउंट को, उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो सर्जरी करवाना जो है, आप माइल्ड वेरिकोसील में है, ग्रेड 1 वेरिकोसील में आप सर्जरी करवा लें। सर्जरी कौन सी करवानी है? माइक्रो सर्जरी करवानी है आपने। माइक्रो सर्जरी करवाएंगे, फिर आप ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो फिर आपका स्पर्म काउंट इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। सर्जरी नहीं करवानी उस वक्त जब आपकी स्पर्म काउंट ठीक है, आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी ठीक है, आपकी स्पर्म प्रोफाइल बेहतर है। उसमें आपने शादी करनी है। अगर आप अनमैरिड हैं आप, तो आप शादी करें, शादी करेंगे, आप कंसीव कर लेंगे, आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपका रिलीज हो जाएगा। अब होता ये है, जब शादी करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, स्ट्रेस उनका बढ़ के बहुत ज़रा बड़ी हर्डल, एक रुकावट बन जाती है कि जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, साथ स्ट्रेस भी है, ज़हनी दबाव भी है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सर्जरी, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें आपने अप्लाई करनी है उस वक्त जब उनकी आपको ज़रूरत होती है। तो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं आप हमसे ट्रीटमेंट कराओ, 1 2 3 फॉलोअप करो। 3 फॉलोअप में रिजल्ट नहीं आते हैं तो हम आपको आपके रेलिवेंट स्पेशलिस्ट के पास, सर्जन के पास से भेजेंगे। सर्जरी करवा के फिर हमारे पास वापस आओ, फिर इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपने हमारी ऑब्जर्वेशन, निगरानी में रह के, हमारी ट्रीटमेंट के अंदर रह के इंशाल्लाह आपने कंसीव करना है।
ये कोई जादुई काम नहीं होता, जादू वाला काम कोई नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम क्लियर कट पेशेंट को कहते हैं भाई आपने अपने डॉक्टर के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, ये सर्जन है तो 2-3 महीने बाद आपने विजिट करना है। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने मंथली विजिट करना है, ठीक है। और जो आपकी फैमिली डॉक्टर है, जो आपकी मियाँ बीवी दोनों की, वाइफ की ट्रीटमेंट भी कर रही है, या समटाइम मियाँ बीवी दोनों हमारे पास आते हैं, दोनों की ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं। और साथ अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों साथ साथ चल सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का आपस में कोई केमिकल एक्शन नहीं है। तो आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो साथ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी की स्विच करें। ये सोने पे सुहागे वाला काम करेगी और इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल ठीक होंगे, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, आपकी स्पर्म काउंट इंप्रूव होगा, स्पर्म मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होगी, स्पर्म मोर्टेलिटी इंप्रूव होगी। रैपिड लाइनर्स जो होते हैं ना, ये सारा रोला रैपिड लाइनर्स का होता है। जब आपकी सीमेन में रैपिड लाइनर्स 32% से अबव हो जाते हैं, आप इजीली कंसीव कर जाते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं 10% रैपिड लाइनर्स है, 20% रैपिड लाइनर्स है, 27% रैपिड लाइनर्स है। मैंने 15% रैपिड लाइनर्स के साथ भी कंसीव करते लोगों को देखा है, ठीक है ना। लेकिन रिपोर्ट हो सकता है कि उनके रैपिड लाइनर्स फॉर टाइम भी एकदम 32 से अबव हो गए हों और उन्होंने कंसीव कर लिया हो। लेकिन WHO की रिपोर्ट कहती है कि आपके रैपिड लाइनर्स जो हैं टोटल मोर्टेलिटी का 32% होने चाहिए, यानी 60% मोर्टेलिटी आपकी टोटल है, 50% आपकी टोटल मोर्टेलिटी है, उसमें 32% फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव रैपिड लाइनर्स आपकी होने चाहिए जो तेज स्विम करते हैं, फुर्तीले स्पर्म है। नीचे जो स्लगिश स्पर्म्स अगर आपके ज्यादा हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट से स्लगिश स्पर्म्स को एक्टिव करते हैं, फुर्तीला बनाते हैं, ताकि वो जो है ना एक्टिव होके अपना काम कर सके। तो काज को एलिमिनेट करना, राइट टाइमली डायग्नोज करना, फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट के साथ प्रॉपर फॉलोअप करना, केयर एंड प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ठीक है ना, फिर डाइट प्लान, ये सब चीज़ें आपके जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाते हैं, आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये आपकी हेल्थ के लेवल हैं। तो हर लेवल पे आपको हेल्दी जब होते हैं तो आप फिर जो है ना आप कंसीव करते हैं, आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है, आपका हेल्दी स्पर्म आता है और फिर आप इजीली कंसीव करते हैं। तो होम्योपैथी जो है आपको सर्जरी से पहले भी हेल्प करती है, सर्जरी के बाद भी हेल्प करती है। हम अपने पेशेंट को अच्छा मशवरा देते हैं और जब आप हमारे साथ टच रहते हैं तो हम ये नहीं करते कि भाई आपने हमारे साथ सालों हमारे साथ ट्रीटमेंट करनी है। हम 1, 2, 3 करते हैं। 3 फॉलोअप के अंदर अगर मेरा पेशेंट मुझे रिजल्ट, मेरी ट्रीटमेंट नहीं देती है तो फिर हम उसको आगे फर्दर मोर रेफर करते हैं स्पेशलिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट सर्जन के पास। आप जाएं डॉक्टर के पास, फिर हमारे पास आएँ, आप जाएं सर्जन के पास, फिर हमारे पास आएँ, बताएं कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा है, स्पेशलिस्ट ने आपको क्या कहा है, ठीक है। और फिर हम जॉइंट एक साथ, एक राय, एक रास्ता, एक डायरेक्शन बना के आगे चलते हैं तो अल्लाह पाक शिफा देता है। मेरी अपने एलोपैथिक डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास पेशेंट आए, आपको लगे कि आपका ट्रीटमेंट करने वाला रेलिवेंट मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर है, तो आप जो है अपने पेशेंट को कहें ठीक है आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ले, और आप जो है दोनों ट्रीटमेंट को लेकर साथ चलें। वो एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी, मॉडर्न ट्रीटमेंट, की दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो एलोपैथी उनको कवर नहीं कर सकती है, उनको होम्योपैथी कवर करती है, ठीक है ना। और जहाँ पे एलोपैथी नाकाम होती है वहाँ से होम्योपैथी स्टार्ट होती है। हमारे पास तो पेशेंट्स आते ही उस वक्त हैं जब वो हर तरफ से मायूस हो जाते हैं। तो हमने आपकी मायूसी को ख़त्म करना है, आपको उम्मीद देनी है और आपको प्रेगनेंसी की इंशाल्लाह उम्मीद देनी है। होम्योपैथी के रंग, ज़िंदगी के रंग, होम्योपैथी के संग, ये हमारा स्लोगन है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।